सैंपल पेपर करा रहे थे। ठीक है, सैंपल पेपर कराना ये वाला। स्क्रीन घुमा के, मोबाइल घुमा के रख लो, पूरा दिखेगा फिर। ठीक है, मोबाइल घुमा लो, दिख रहा सभी को? देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बोला गया है किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। हमें क्या क्या बोला गया है? बड़ा, ठीक है, और क्या बोला गया है? आभासी। तो आभासी केस में हमेशा प्रतिबिंब हमारा किसमें बड़ा मिलेगा? अवतल दर्पण का। किसका मिलेगा? अवतल दर्पण का। ठीक, अब जितने भी दर्पण है सबके द्वारा प्रतिबिंब बनने का देख लो। जितने भी दर्पण है हमारे पास और लेंस हैं, उनके द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं उनको समझ लो पहले। ठीक है, अब हमने इसका आंसर कौन सा लगाया? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का क्या रहता है? जितने भी हमारे वस्तु, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? फोकस हो गया। वक्रता केंद्र है, वस्तु अगर इधर रखी हुई है, ठीक है, यहाँ से टकराने के बाद परावर्तन पश्चात ही कहाँ से जाएगी एक किरण? हमारे फोकस से होके जाएगी। ठीक है, हमारा सी पे रखा है ऑब्जेक्ट, और एक किरण कहाँ से मारी जाएगी? यहाँ से फोकस से होके, और ये दोनों किरणें जहाँ पे वास्तव में मिलेंगी वहां पे हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। ये केस कौन सा है? हमारा आभासी। आभासी के केस में क्या होता है कि हमारी किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं। आभासी के केस में, आभासी के केस में क्या होता है समझ लो सभी का पहले ध्यान से। आभासी के केस में जो किरणें हैं ये वास्तव में नहीं मिलती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं। तो ये वाला इसका फिगर कौन सा है हमारे पास? इसका फिगर है हमारे पास इस टाइप से बनता है। जब हम क्या रखते हैं, जब वस्तु को हम फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखते हैं तो क्या होता है? इसमें हमारा जो ये अवतल दर्पण द्वारा इस टाइम जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जब वस्तु हमारी कहाँ पे रखी है? ये वस्तु है ए बी, ये कहाँ पे रखी? फोकस और दर्पण के बीच में। तो क्या होता है जब इसका प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है हमारा? आभासी, सीधा और बड़ा। ठीक है, इस केस में ये हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देख लो बाकी प्रतिबिंब का, देख लो इमेज दिखा दे रहे हैं, फिर बाकी क्वेश्चन करा रहे हैं इसके आगे। पहले ये ऑप्शन देख लो सभी। प्रतिरोधकता का मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यानी किसको रो से लिखते हैं? फार्मूला हमारे पास क्या था इसके लिए? आर इक्वल टू रो एल अपान ए। ठीक है, आर क्या था हमारे पास यहाँ पर? आर क्या है हमारे पास यहाँ पर? प्रतिरोध। ठीक है, रो हमारे पास प्रतिरोधकता है, इसका हमें मात्रक निकालना है। एल क्या होता है? लंबाई। लंबाई एल क्या है हमारे पास? लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, यानी इंटू मीटर। और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट गया, तो रो बराबर क्या आ जाएगा? ये प्रतिरोध का मात्रक इंटू मीटर। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है हमारे पास? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो प्रतिरोधकता का मात्रक यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? ओम मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? ओम मीटर। जहां पर समझ में ना आ रहा हो या क्लियर ना दिख रहा हो तो रीस्टार्ट शुरू कर लेना, रीस्टार्ट करके फिर से शुरू कर लेना, नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास,
आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? ठीक, तो हमारे पास 7 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, उसमें विबग्योर में 7 कलर हैं हमारे पास। जो सूर्य का प्रकाश है वो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 कलर में। ठीक है, तो देखो जो लास्ट में है यानी जो रेड वाला है, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा। और जो ये इधर है, इनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? इधर तरंग दैर्घ्य हमारी क्या है? कम है। ठीक, और इधर तरंग दैर्घ्य क्या है हमारी? ज्यादा है। इसकी क्या है? इधर ज्यादा है। तो जिसकी ज्यादा होती है तरंग दैर्घ्य, वो क्या होता है? कम विचलित होता है। ठीक है, और जिसकी कम होती है उसका विचलन क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक, यानी यहाँ पे जो हमारा ब्लू कलर है, ब्लू कलर की जो तरंग दैर्घ्य है, नीले रंग की तरंग दैर्घ्य है, वो क्या होती? कम होती, जिसके कारण उसका क्या होता है? विकिरण। विकिरण किसका ज्यादा होता है? हमारा ब्लू कलर का, यानी नीले रंग का विकिरण क्या होता है? विकिरण नीले रंग का क्या होता है? अधिक, अधिक होता है। तो जो विकिरण का मीन्स होता है फैलाव। ठीक है, जो चीज ज्यादा फैलेगी हमें वही तो दिखेगी, यानी इसका आंसर कौन सा होगा? तीसरा वाला। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? यानी प्रकाश के विकिरण के कारण। ठीक है, चौथा देखो इसका ऑप्शन। जहां पर समझ में ना आ रहा हो कमेंट करके बता दो। इसके बाद घ नंबर क्वेश्चन है, घरों में सप्लाई होने वाली विद्युत आवृत्ति का मान होता है। ठीक, जो घरों में होती है हमारी, ठीक, कमर्शियल, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, घरों में जो सप्लाई होती है वो कितनी होती? 50 हर्ट्ज, यानी जो उसकी आवृत्ति है, आवृत्ति कितनी है हमारे यहाँ की? 50 हर्ट्ज। ठीक है, और जो वोल्टेज है हमारे पास 220 वोल्ट का। जितने भी हमारे घरों में सप्लाई आती है अपने इंडिया की, ठीक है, वो कितनी है? 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। ठीक है, विदेशों में कहीं 60 हर्ट्ज है, कहीं पे दूसरी। ठीक है, हमारे यहाँ जो है वो हमारे यहाँ कितनी है? 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट, यानी इसका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेंस की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो ये क्या, इसका आंसर क्या होगा? लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह फोकस दूरी को समायोजित करके करके रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब बनाता है, तो वो उसकी क्या कहलाती? समंजन क्षमता कहलाती। यानी हमारा जो नेत्र है, आंख है, वो क्या है? अपने आप से इतना उसका एडजस्टमेंट इतना कर लेती है कि चाहे वस्तु हमारे पास दूर रखी हो, चाहे वस्तु दूर हो या पास में हो, वो क्या है? उसकी फोकस दूरी को क्या कर लेती है? वो एडजस्ट कर लेती है। और प्रतिबिंब कहाँ पे बनाती है? हमारे पर रेटिना। कोई भी केस हो, वो प्रतिबिंब कहाँ पे बनाएगी? हमारे रेटिना पर, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है? रेटिना पर, हमारी आंखों में। ठीक है, ये समझ में आ गया इसकी डिफिनीशन? कोई कंफ्यूजन किसी को? नेक्स्ट देखो, दूसरे का खा नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक के कांच में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो यानी हमारे पास अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी दी गई है?
जो अपवर्तनांक दिया हमको, ठीक है, n अपवर्तनांक किससे लिखते हैं, n इक्वल टू कितना दिया 1.5, n दिया हमको 1.5। अब बोला गया कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, कांच में प्रकाश की चाल हमने कितनी मान ली v, ठीक है। हमारे पास फार्मूला होता है यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी हो, ठीक है, और तो एक फार्मूला होता है n बराबर सी वाई वी, ठीक है। n क्या है हमारे पास, अपवर्तनांक है, c क्या है प्रकाश की चाल है, v क्या है उस माध्यम में चाल है। तो वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.5 इंटू c प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 इंटू प्रकाश की चाल हमको दी भी गई है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये उधर जाएगा, क्या मिलेगा हमको 3 इंटू 10⁸ अपान 1.5, पॉइंट हटाया यहाँ पे 0, 15 दूनी 30, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁸। हाँ ये ध्यान रखना, लो सबसे ज्यादा हमारी चाल किसमें होती है, प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल होती है किसमें होती है, वायु या निर्वात में, किसमें होती है सबसे ज्यादा, वायु या निर्वात में, ठीक है। और यानी जितना हल्का माध्यम होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और जितना भारी यानी जितना सघन माध्यम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, ठीक है। जबकि हमारी जो ध्वनि की चाल है, ये डिफरेंस याद कर लो आगे काम आएगा, ठीक है। ध्वनि की चाल ठोसों में अधिक होती है, ध्वनि की चाल ठोस में अधिक होती है, ठीक है। जबकि प्रकाश की चाल ठोस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, दोनों का अपोजिट है। तो बताइए, ठीक है। तो सड़कों के ऊपर किस प्रकार के दर्पण लगे होते हैं, जो स्ट्रीट लाइट होती हैं। तो अगर कोई बल्ब लगा है ऊपर, ठीक है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तो क्या उसकी रोशनी हमें एक जगह तो फोकस करनी नहीं है, उसकी रोशनी हर जगह फैलनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी रोशनी अगर हर जगह फैलनी चाहिए तो उसके लिए हमें कौन सा लगाना है दर्पण, कौन सा लगेगा दर्पण उसके केस में, ठीक है। उसके लिए हमारे पास लगेगा अवतल दर्पण, ठीक है। और इसके तीन उपयोग और पूछे गए, ठीक। तो अवतल दर्पण के कहाँ कहाँ पे उपयोग होते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग हम क्या करते हैं, जो सर्च लाइट होती हैं उसमें भी किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। जो डॉक्टर होता है दांतों के डॉक्टर के द्वारा, जो दांतों के डॉक्टर होता है उसके द्वारा भी कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, अवतल, ठीक है। और इसके अलावा जो ऊष्मीय भट्टी होती हैं, जो ऊष्मीय भट्टी होती हैं उसमें भी हम कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक। तो इसके तीन उपयोग ये और हो गए, ठीक। यानी सड़कों पे कौन सा लगता है अवतल दर्पण, उसके उपयोग कौन से हो गए, सर्च लाइट में, डॉक्टर के द्वारा, और ऊष्मीय भट्टी में,
उसी में अब इसके बाद ये सवाल देखो, इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, ये चित्र बना है इसमें और बोला गया है कि हमें क्या निकालना है, ए व बी के बीच मध्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक, धारा निकालनी है और विभवांतर निकालना। तो इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आए तो मेन पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है, जो सिरे हैं, बैटरी के सिरे हैं, उसके बीच का हमें सबसे पहला काम रहेगा, सबसे पहले हमें उन बैटरी के सिरों के बीच क्या निकाल लें, प्रतिरोध निकाल लें। बैटरी को सिरों के बीच सबसे पहले क्या निकाल लें, प्रतिरोध निकाल लें। ठीक, चेक करें कि श्रेणी क्रम है या हमारे पास समांतर क्रम है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में देखो कि जो ये हमारे पास ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये बीच में तो कोई भी प्रतिरोध नहीं जुड़ा, ये यानी एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, तो कौन सा क्रम हो गया हमारा, ये श्रेणी क्रम, यानी जो 4 ओम और कौन सा ये 2 ओम, ये किसमें हमारे हैं, श्रेणी क्रम यानी सीरीज में है। ठीक है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना मिलेगा, हम आर बराबर मान लें इनका 4 + 3 कितना मिल जाएगा, 7 ओम। ठीक, और ये जो 2 और ये 1 है, ये किसमें है, जो नेक्स्ट 2 और 1 ओम है वो भी किसमें है, जो अगले 2 ओम और 1 ओम है वो भी किसमें हमारे हैं, श्रेणी में। तो उनका तुल्य प्रतिरोध हमने कितना मान लिया, आर डैश, तो कितना हो जाएगा 2 + 1, ये कितना आ गया 3 ओम। अब ये जो 7 और 3 ओम आए हैं हमारे पास, ये 7 ओम और ये 3 ओम, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे अब, समांतर में। कैसे देखो, क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट आया हमारे पास वो कितना आया है 7, तो ये ए पे था, तो एक से इधर बी पे जाने कितना, ये ऊपर वाला 7 ओम, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो कितना आया, 2 और 1 कितना आया 3 ओम, यानी जो नीचे वाला पोर्शन का हिस्सा है हमारे पास, उनका संयुक्त प्रतिरोध कितना आया है 3 ओम। अब ये दोनों किसमें हो गए हमारे पास, समांतर क्रम में। स्क्रीन शॉट ले लो, अगर ना स्क्रीन शॉट ले लो इसका, अगर ना समझ में आ रहा हूँ। अब ये 7 और 3 समांतर क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा हमारे पास, एक मिनट, 4 और ये 2 था, गलत कर दिए, ये 4 और 2 था, ये 4 और 2 कितना मिलेगा हमको, 6 मिलेगा। ठीक है, तो ये 6 ओम और ये 3 ओम किसमें हो गए, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, समांतर क्रम के केस में यानी 6 ओम और 2 ओम हमारे किसमें है, समांतर में है, तो समांतर क्रम में फार्मूला होता है हमारा 1 अपान करके, यानी 1/r = 1/r1 कितना हो गया, 6 + 1/2, उसको हम डबल आर डैश लिए ले रहे हैं। एलसीएम ले लो, कितना हो गया, 2 है कि 3 है, दूसरा कितना निकला था हमारे पास 3। ठीक है, दूसरी वैल्यू कितनी है, 3 रखना पड़ेगा, यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा हमको, 3। एलसीएम ले लो, 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6, तो 6 × 1 और 6 × 2 कितना हो गया, 1/r डबल डैश = कितना मिल जाएगा ये हमको, 3/6। उल्टा कर दो, जब उल्टा कर देंगे तो आर डैश बराबर कितना आ गया, 6/3, यानी कितना आ गया, 2 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध इन दोनों के सिरों के बीच में कितना आ गया, 2 ओम। ठीक है, तो पहला आंसर तो आ गया 2 ओम। इसके बाद क्या बोला गया, परिपथ में धारा, इसके बाद क्या बोली गई, परिपथ में धारा। पहला आंसर आ गया हमारा कितना, ए व बी के बीच में 2 ओम आ गया। अब दूसरी बात बोली गई कि परिपथ में धारा कितनी होगी, तो धारा के लिए हम क्या होता है, आई बराबर फार्मूला लगाएंगे, V/R। ये जो V है ये बैटरी द्वारा हमारे पास V कितना है, 10, साथ में 3 ओम का और है, तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, 2 + 3 कितना हो गया हमारे पास, 5 ओम। टोटल वोल्टेज हमारे पास कितना है, 10 ओम। तो धारा कितनी आ जाएगी हमारे पास, धारा कितनी आ जाएगी, ये इरेज किए दे रहे हैं।
धारा कितनी आ जाएगी, I बराबर 10 बटे टोटल पे तो 2 ओम तो हमारा ये मिला था यहाँ से, ठीक, समांतर क्रम में सॉल्व करने पर। और ये 3 ओम हमारा तीसरा ये जो प्रतिरोध था, ये 3 ओम का, तो 2 3 कितना हो गया, 5 ओम। तो टोटल प्रतिरोध कितना आया था, 5 ओम आया था। तो 10/5 कितना आ गया, धारा कितनी आ गई, 2 एम्पियर। ठीक है, धारा कितनी आ गई, 2 एम्पियर। ए व बी के बीच विभवांतर बोला जा रहा है, ए व बी के बीच विभवांतर। तो विभवांतर के लिए क्या होगा, किसके किसके बीच में बोला जा रहा है, ए व बी के बीच में, यानी सिर्फ इतने सिरे के बीच में विभवांतर बोला जा रहा है। तो हमें इस प्रतिरोध से कोई लेना देना नहीं है। इतने सिरों के बीच में टोटल हमारा प्रतिरोध कितना आया था। जब भी ऐसे सवाल आए कि इस जिस सिरों के बीच में बोला जाए, हमें उसी सिरों के बीच क्या प्रतिरोध लेना पड़ेगा। तो विभवांतर V बराबर क्या होता है, I/R। अब हमें कौन से सिरों के बीच में लेना है, ए बी के। तो ए बी के बीच में हमें इन दोनों को सॉल्व करने, पूरा सॉल्व करने पे कितना मिला था हमको प्रतिरोध, 2 ओम मिला था। ठीक है, और धारा धारा तो बराबर ही रहेगी, जो परिपथ में यहाँ से धारा जा रही है, धारा का मान तो सेम रहेगा। धारा भी हमारी कितने निकली थी, 2 एम्पियर। तो दो, तो टोटल कितना आ गया, 4 वोल्ट। यानी ए व बी के बीच में विभवांतर कितना आ गया हमारे पास, 4 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ, देखो। ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है, 5 सेंटीमीटर दिया। तो ये एचओ था, हमारी वस्तु की ऊंचाई, यानी 5 सेंटीमीटर हो गया। और 10 सेंटीमीटर फोकस दे रही अभिसारी, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, उत्तल लेंस क्या कर रहा है, पूरा इकट्ठा कर रहा है एक जगह समांतर आने वाली किरणों को। तो यानी ये दिया है एफ, और उत्तल लेंस के लिए एफ किस में रहता है हमारा, प्लस में, प्लस का 10 सेंटीमीटर दिया, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी। ठीक, अब ये दूरी दी है। जब दूरी दी जाए, यानी वो किसकी दूरी दी, वक्री वस्तु, यानी जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर रखी है, यानी वस्तु की दूरी यू, वस्तु की जो दूरी है वस्तु की, वो कितनी है, यू बराबर कितना लेंगे, यू हमेशा किस में लेना हमको, माइनस में। ठीक, और कहीं भी लंबाई वाला बता चुके हैं, लंबी दी है, साइज लिखा है, ऊंचाई लिखा है, तो वो वैल्यू हमारी किसकी है, एच ओ, यानी वो वस्तु की ऊंचाई की वैल्यू है, ना कि वस्तु की दूरी यू की वैल्यू है। ठीक है, अब फार्मूला लगाना है हमको, और इसका किरण आरेख भी बनाना है। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास लेंस के लिए, लेंस के केस में 1/f=1/v माइनस 1/v। तो 1/v, v हमारे पास निकालना हमको, v निकालना है हमको। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी हमको क्वेश्चन में, 1/10 दिया है। v निकालना, माइनस 1/u हमारा माइनस में रखा है। देखो, एक तो फार्मूले का माइनस, और ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस में, तो यानी माइनस का 25। ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, प्लस का 25। ठीक है, 1/10। अब ये वाली वैल्यू इधर ट्रांसफर करो, तो कैसा आएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, 1/10। ये वैल्यू इधर आएगी, ये वैल्यू जब पूरी प्लस की उठ के इधर से आएगी पूरा चिन्ह के साथ, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का 1/25 बराबर 1/20। 10 और 25 का एलसीएम हमारे पास कितना होगा, 10 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50। 10 × 5 = 50, और 25 × 50 बराबर 1/20। ठीक है, तो यहाँ से v बराबर तो कितना है, 5 से तो हो गया, 3/50 आ गया, 1/v। तो इसलिए v बराबर आ जाएगा 50/3। इसको काटेंगे तो 16×48, यानी 16.67 के अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाए। अब ये ध्यान रखना, जब भी उत्तल लेंस का अगर हम सवाल लगाए हैं और आंसर आया है, तो ज्यादातर केस में v की वैल्यू हमारी किस में आएगी, प्लस में, क्योंकि जो चिन्ह प्रपाटी होती है उसके अकॉर्डिंग उत्तल लेंस हमारा कैसा हमेशा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब इसके किरण आरेख को समझ लो।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पीडीएफ नहीं दिख रहा है, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, चलो ठीक। अब इसका किरण आरेख देख लो, किरण आरेख देखो इसका। किरण आरेख देखो, किरण आरेख अब अच्छे से समझो, ये लेंस वाला चैप्टर आज अच्छे से समझ लो, कोई भी आज इतना अच्छे समझ लो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। जितने भी लेंस और दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बन रहे हैं उनको अच्छे से समझ लो, एक एक इमेज को हम तुमको समझा दे रहे हैं, ठीक है। पहले तो देख लो, ये दर्पण के केस में है, ठीक है। तो ये दर्पण के जितने भी दर्पण में अगर अवतल दर्पण दिया हमारे केस में, अवतल, तो अवतल दर्पण दिया है तो अवतल दर्पण के सभी प्रतिबिंब हमारे किस में मिलेंगे, वास्तविक में मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ एक केस को छोड़ के, यानी लास्ट वाला, जब हमारी वस्तु, केवल ये वाला केस हमें कैसा मिलता है, आभासी, ठीक है, आभासी बड़ा और सीधा। बाकी केस में हमें क्या मिलेगा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक मिलेगा, और क्या मिलेगा, उल्टा, सभी केसों में, सिर्फ ये वाला केस को छोड़ के। ये वाला केस क्या है कि जब वस्तु हमारी क्या होती है, ध्रुव और फोकस के बीच में हो, ठीक है। ये स्पेशल केस है, ये ध्यान रखना, ये स्पेशल केस बस ध्यान रखना। बाकी केस में क्या है, वास्तविक उल्टा, ठीक है, वास्तविक उल्टा। इस स्पेशल केस में क्या है कि जब वस्तु हमारे ध्रुव और फोकस के बीच में है तो वो कहाँ, उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वो सीधे साइड बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम दूर से अनंत से जो हम स्टार्ट किए हैं, बाहर से आ रहे हैं, जैसे जैसे लेंस की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब हमारा किधर जा रहा है, शिफ्ट में। हम आ रहे हैं राइट साइड में, और प्रतिबिंब हमारा किधर शिफ्टिंग हो रही है, लेफ्ट साइड में। देख लो पूरे इमेज, जैसे जितने स्टेप हम आगे आएंगे, इसका ट्रिक भी तो बताए थे हम, ठीक है। ट्रिक क्या बताए थे इसकी हम, एफ सी और अनंत, ये ट्रिक बताए थे कि अगर अनंत पे वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, एफ पे, ठीक है। और वक्रता केंद्र वाला वक्रता केंद्र पे बनता है, और फोकस वाला कहाँ पे बनेगा, वो अनंत पे बनेगा, ठीक है। ये वाला केस याद रखना, क्या, कि अगर अनंत पे, तो ये पहला केस अनंत पे वस्तु रखी है, अनंत वाला हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनाएगा, दर्पण के इसमें अवतल दर्पण, फोकस पे। फोकस वक्रता केंद्र वाला वक्रता केंद्र पे बन रहा है, और इन दोनों के बीच में अगर स्थित है वस्तु, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। जैसे ये हमारा सेकेंड वाला केस, हमारा यानी अनंत से थोड़ा इधर और वक्रता केंद्र से बाहर, तो कहाँ पे बन रहा है, देखो फोकस ये है और ये क्या हमारे पास, वक्रता केंद्र, इसके बीच में प्रतिबिंब हमारा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा केस क्या था हमारे पास, वक्रता केंद्र वाला, तो वक्रता केंद्र के केस में वक्रता केंद्र से आ रहे हैं। चौथा केस क्या है कि अगर हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ पे जा रहा है, देखो ये वाला केस, प्रतिबिंब कहाँ पे जा रहा है, ये हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यानी वक्रता केंद्र के पीछे, ठीक है। तो ये सब पढ़ा चुके हैं पहले भी, ठीक है। ये इमेज तो दिख रही होगी ना, ये इमेज दिख रही ना सभी को, समझ में आ गया, ये इमेज दिख रही कि नहीं दिख रही सभी को? ठीक है, ये इमेज अभी हम इस पे अपलोड कर देंगे इसमें स्टडी मटेरियल में, ठीक है। और इसके किरण आरेख बनाने में अगर किसी को कोई समस्या है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो दर्पण ऐसे बनाओगे, ठीक है। वस्तु हमें प्लेस कर देनी कहीं भी, रख लो अभी फिलहाल के लिए। एक जो आरेख हमें, एक जो लाइन ले जानी है वो सीधी ले जानी है, और एक लाइन हमें कहाँ से ले जानी है, उसके फोकस से, ठीक है। एक लाइन हमें कहाँ से ले जानी है, उसके फोकस से। अब यहाँ से टकरा परावर्तन पश्चात ये वाली जो किरण आएगी वो कहाँ से निकलेगी, हमारे फोकस से होके, और ये जो आ रही है ये सीधी टकरा के इधर आ जाएगी। अब कोई भी केस बोला जाए, अगर उसने बोला कि हमारी वस्तु अनंत से, तो अनंत वाला तो केस अलग रहेगा। बाकी बोला कि अगर सी के बाहर है, तो यहाँ पे हमने सी लिख दिया, यहाँ पे एफ लिख दिया, तो सी के बाहर वाला प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, सी के बाहर वाला प्रतिबिंब बन रहा है एफ और सी के बीच में। तो ये जो हमें काट के दिखानी लाइनें, ये जो लाइनें मिलती हुई दिखानी, वो हमें कहाँ पे दिखा देनी, सी और एफ के बीच में, ऐसे टकरा के
इसको ऐसे मिला दो, ये बन गया तुम्हारा ये वाला चित्र। ठीक है, यानी तुमको एक ही चित्र ध्यान देना है बस। अब इसके बाद अगर बोला जाए कि सी पे है, तो यही हमने रखा, तो सी वाला कहाँ पे बन रहा हमारा, जो ये कॉन्सेप्ट था एफ सी अनंत वाला, तो सी वाला सी पे था, अनंत वाला एफ पे था, ये अनंत पे था, तो सी वाला सी पे है। तो यानी वस्तु हमने यहाँ ये सी को हटा के यहाँ से यहाँ कर दिया। सी अर्थ को हटा के यहाँ पे कर दिया, तो सी वाला हमें कहाँ पे मिला के दिखाना है, सी पे। तो ये फोकस से आएगी आएगी, और ये टकरा के कहाँ मिला के दिखा देंगे, सी पे। तो ये वाला प्रतिबिंब बन गया, चित्र बन गया। ठीक है, ये तो अब इसमें भी दिक्कत नहीं चित्र बनाने में, यानी कि एक हमें सीधे ले जानी है और एक कहाँ से ले जानी है, फोकस से ले जानी है। बाकी और भी जो इसमें है जल्दी जल्दी देख लो, बाकी चीजें फिर हम बाद में फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे। ठीक है, कुछ चीजें इसकी जो मेन मेन पॉइंट है वो देख लो लेंस वाले के पार्ट में। ये दो चीजें देख लो। ठीक है, कि जो हमारा अवतल लेंस है, अभी दर्पण बता रहे थे, और अवतल लेंस, तो अवतल लेंस के केस में हमेशा हमारा वस्तु चाहे जहां रखी हो, ठीक है, जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी, और दोनों में आकार क्या होगा, छोटा होगा। ये अवतल लेंस के केस में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उत्तर और